आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को सूफ़ी संतों का देश कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब का संगम होता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रा को बड़ी फोकियत दी जाती है। ऐसे ही हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और हिंदुस्तान से 1.5 लाख के करीब आदमी हज हर साल हज पर जाते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि वो लोग जिन्हें शांति दूत कहा जाता है उनके लिए भी अच्छे इंतज़ामात नहीं किए जाते। इस साल हिंदुस्तान से जो आदमी हज गए और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए डालते हैं एक नज़र। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। हज इस्लाम का आखिरी रुकन है। हज की फजीलत कुरान करीम, सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। सफर हज के लिए काबतुल्लाह का सफर किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी जियारत हर साहिब इस्ताअत मुसलमान पर फर्ज है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मुकामात के मुकाबले में 1 लाख से ज्यादा का अजर व सवाब रखती है। काबतुल्लाह ही वो मुकाम मुकद्दस है जिसकी तरफ रुख किए बगैर किसी की नमाज कबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी इलाके का रहने वाला हो। यहीं से अनवार रिसालत की किरणें फूटी, यहीं से हिदायत इल्म के लिए आखिरी कलाम रब्बानी नाजिल हुआ। यही वो मुकाम है जहाँ से आलम इंसानियत के लिए इंसानी हुकूक का ये ऐसा चार्टर जारी किया गया जिसकी नज़ीर दुनिया आज तक पेश नहीं कर सकी। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को मुसावात का दर्ज दिया गया। यहीं से महमूद और अयाज का फ़र्क मिटाया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फर्जिंदाने तौहीद इसकी तरफ दीवानेवार खींचे चले आते हैं। हज एक मुकद्दस फरीज़ा है और हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उसे ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये सआदत नसीब फरमा दे। तो हज के माने ये है कि आदमी के अंदर जो उसकी ज़िंदगी का रुख था अल्लाह की नाफरमानी या गलत, तो अब उसके अंदर एक ऐसा तब्दीली आना चाहिए कि उसका रुख दलालत से हिदायत की तरफ, जहन्नम से जन्नत की तरफ, नाफरमानी से खुदा की ताअत की तरफ और इंसानियत की हिदायत और इंसानियत की फलाह बहबूद की तरफ उसका रुख हो जाना चाहिए। तो यही हज का मकसद है। यही वजह है कि आज़मीन हज सफ़र हज का फॉर्म भरने के साथ ही हज के मालूमात हासिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन मालूमात में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें किताबों से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए उलमाए दीन जगह जगह पर आज़मीन हज के लिए हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से बचने और उनके सफ़र हज को आसान बनाने के लिए इल्मी मश्क भी करवाते हैं ताकि आज़मीन हज का हज मुकम्मल हो सके। और आज़मीन हज जब सफ़र हज से लौटते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आए कि वो लोगों के लिए एक नमूना बन सके। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इस इज्तिमा में दुनिया भर से लाखों फर्जिंदान तौहीद शिरकत करते हैं। इस शिरकत में जहां हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फिजा में गूंजती रहती हैं, वहीं आज़मीन हज को हर कदम पर अरकान हज की अदायगी और दुआओं को याद रखना ज़रूरी हो जाता है। कौन सी दुआ किस वक्त पढ़ी जाए उसके लिए आज़मीन हज को बाकायदा तरबियत दी जाती है। उलमाए दीन का मानना है कि हज के दौरान आज़मीन हज को कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ये मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए आज़मीन हज को ये मौका गनीमत समझते हुए इस तरह तैयारी के साथ जाना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी में उन्हें ये मौका मिले या ना मिले कोई हसरत दिल में ना रह जाए। हज का मकसद इंसान के अंदर बदलाव से होता है, एक ऐसा बदलाव जिसमें इंसान अल्लाह के दस्तूर का मानने वाला हो जाए, उसकी ज़िंदगी में तकवा आ जाए और वो जो काम करे उससे इंसानियत का सर बुलंद हो। इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों पर है, उनमें एक हज भी है और ये आलमी पैगाम देता है कि सब में एक वहदत हो, कोई कहीं का रहने वाला हो, किसी ज़ुबान का जानने वाला हो, लेकिन जब अल्लाह के घर वहाँ पर पहुँचे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, सब एक ही लिबास में हैं, एक ही तराना गुनगुना रहे हैं, तो सब में अल्लाह ताला इत्तिहाद और इत्तिफाक और यकसानियत और यगानगत बताना चाहते हैं। इस्लाम एक दीन फितरत है जिसकी तालीमात फितरत के ऐन मुताबिक है। इस्लाम की तालीमात किसी एक अहद एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए है। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यही वजह है कि जो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं भी हैं
तो वो भी अल्लाह के रसूल की तालीमात से मुतासिर हैं। भोपाल को मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ कोई भी तीज त्योहार को तमाम कौमों के लोग मिलकर मनाते हैं। हज के अय्याम में जब भोपाल में आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए कैंप लगाया जाता है तो उसमें भी मुस्लिम भाइयों के साथ गैर मुस्लिम भाई भी शिरकत करते हैं और आज़मीन हज की खिदमत में अपना वक्त सर्फ करते हैं। भोपाल से आज़मीन हज की परवास का जब से सिलसिला शुरू होता है तो एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के कैंपस में आज़मीन हज के लिए कैंप लगाया जाता है। हज 2014 के लिए भी आज़मीन के लिए आर्जी हज हाउस यहीं पर बनाया गया। यहीं से आज़मीन हज की मुश्किलात का जो सफ़र शुरू हुआ तो उनके हिंदुस्तान आने तक जारी रहा। देखिए 2014 का जो हज मिशन रहा है पूरी तौर पर फेल रहा है, जबकि हज का अभी तक के जब से फ़्लाइट से शुरू हुआ है हज होना तब से लेकर आज तक किसी तरह का फेलियर नहीं हुआ। लेकिन इस साल 2014 का जो हज मिशन है पूरी तरीके से फेल हुआ है। चाहे फ़्लाइटों को लेकर बात हुई हो तो लोग फ़्लाइटों में परेशान हुए हैं, सामान को लेकर की बात हो तो परेशान हुए हैं। हर तरीके से 2014 मिशन पूरी तरीके से फेल हुआ है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज़मीन हज की। आज़मीन हज जो एक मुक़द्दस सफ़र पर निकलते हैं और उनकी ज़िंदगी भर की ख्वाहिशों का मरकज़ यही होता है कि अल्लाह के घर का दीदार हो जाए। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम लोग इस बात का भी हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उनके लिए ग्लोबल टेंडर किया जाए ताकि उनकी हज की फ़्लाइट आसान हो सके, लेकिन आज तक ये काम नहीं हो सका। क्या इसके पीछे वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। आज़मीन हज की हज परवास का मामला हो या मध्य प्रदेश में हज हाउस की तामीर का मामला, दोनों से मध्य प्रदेश के आज़मीन हज परेशान हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इसके लिए तहरीक चला रहे हैं। इस तहरीक के बाद 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने भोपाल में हज हाउस का संग बुनियाद भोपाल के ईदगाह हिल्स पर रखा, लेकिन ये मामला कोर्ट में चले जाने की वजह से ईदगाह हिल्स पर हज हाउस की तामीर नहीं हो सकी। इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी बदलाव आया और मध्य प्रदेश के अवाम ने कांग्रेस की जगह बीजेपी पर अपनी एतमाद का इजहार किया। दूसरी कौमों के साथ मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी के हक में वोट किया और इसके एतराफ़ एलानिया तौर पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के दूसरे सरबराहों ने एक नहीं बल्कि कई बार मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज की हिमायत उन्हें न सिर्फ 2003 में हासिल हुई बल्कि 2008 और 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम समाज ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर अपने एतमाद का इजहार किया। लेकिन इस बार के एतमाद के बावजूद मध्य प्रदेश में मुस्लिम मसाइल को लेकर कांग्रेस का जो नजरिया था उसी नजरिए पर बीजेपी भी काम कर रही है। भोपाल में हज हाउस की बुनियाद जरूर रखी गई, लेकिन वो अब तक अधूरी है। रियासती हुकूमत और मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने हज 2013 की हज परवास के दौरान ये वादा किया था कि 2014 के आज़मीन हज नए हज हाउस से परवास करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। आपने कहा था कि वादा किया था, वादा ये किया था कि इंशाअल्लाह 2014 में हमारी हज की उड़ानें नए हज हाउस से जाए। मध्य प्रदेश का जो पहला हज हाउस बन रहा है उससे हज की उड़ानें जाए, वहाँ हाजियों की खिदमत का इंतजाम हो। लेकिन जिस रफ्तार से हज हाउस तामीर हो रहा है वो आपके सामने है और आप उसे देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 के आज़मीन हज को भी ताजुल मसाजिद में बनाए गए आर्जी हज हाउस से सफर हज के लिए परवास करने को मजबूर होना पड़ा। सूबे में हज हाउस न होने से आज़मीन हज को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आप आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों की जुबानी खुद सुन सकते हैं। हज हाउस होने में ये परेशानी, थोड़ा हमको लेटने बैठने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद से लेके खाने पीने से लेके ठहरना सोना बैठना सबका माकूल इंतज़ाम है। और सबसे बेहतर व अच्छी बात तो ये है कि भोपाल हज कमेटी ने, यहाँ की आवाम ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। पहले जब सूबे से आज़मीन हज की परवास की सहूलियात नहीं थी, आज़मीन हज को मुंबई और नागपुर से सफ़र हज के लिए परवास करना होता था। लेकिन मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की एक लंबी जद्दोजहद के बाद सूबे के आज़मीन हज को परवास की सौगात मिली।
पहले सूबे के आज़मीन हज ने इंदौर से परवास का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद भोपाल के आज़मीन हज को ये सौगात हासिल हो सकी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के आज़मीन हज को नागपुर एयरपोर्ट से सफर हज के लिए परवास करना होती है। इंदौर हो या भोपाल, दोनों मकामात पर आज़मीन हज को सफर हज पर भेजने के लिए आर्जी तौर पर ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाते हैं। भोपाल में ये ट्रांजिट पॉइंट एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के कैंपस में लगाया जाता है, जबकि इंदौर में ये आर्जी कैंप अल शिफा हॉस्पिटल ग्राउंड पर लगाकर आज़मीन हज की खिदमत की जाती है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि भोपाल हो या इंदौर, यहाँ पर आज़मीन हज के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं और उनके क़याम व ताम का जो इंतज़ाम किया जाता है और उसमें जो मसारिफ आते हैं, उसे हज कमेटी या सूबाई हुकूमत अदा नहीं करती है, बल्कि उसके मुसारिफ इंदौर और भोपाल के मुस्लिम अहले खैर हजरात अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज और यहाँ के मुस्लिम तंजीमों की शिकायत ये है कि जब वो हुकूमत की तमाम शराइत को पूरा करने के बाद मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं तो हुकूमतें उनके लिए हज हाउस की तामीर में इतनी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा क्यों करती हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हाजियों को ठहरने का मुकाम है वो सही नहीं है। बहुत गंदगी है उसके अंदर, ना पुते हैं, ना लिपे हैं, ना बिछात है उसके अंदर कुछ। हज हाउस बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हज हाउस बन जाएगा तो उसमें हम सबको सहूलत मिलेगी, बहुत अच्छा आराम आएगा। हज 2014 के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के आज़मीन हज की मुश्किलात वहीं से शुरू हो गई जब हज कोटे में कमी कर दी गई। सऊदी हुकूमत ने हुकूमत हिंद को जो हज कोटा अलॉट किया था, मरकजी हज कमेटी ने उस हज कोटे को मुल्क की तमाम रियासतों को 2001 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर उसकी मुस्लिम आबादी के तनासुब से तकसीम कर दिया और उस हज कोटे का बड़ा हिस्सा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को अलॉट किया गया। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ रियासतों के हज कमेटियों के दबाव के बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर के कोटे में बड़ी कमी करते हुए उनके कोटे को रियासती हज कमेटियों के आज़मीन हज के बीच तकसीम किया गया था। लेकिन इस साल फिर पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए प्राइवेट टूर ऑपरेटर को फौकियत दी गई और बड़ी तादाद में हज कोटा अलॉट किया गया। हमारा अभी तय नहीं हुआ है, पर वही लगभग 4000 हाजी मध्य प्रदेश से जाएंगे। हमारी मांग है कि हमारा कोटा बढ़ना चाहिए और एक बार फिर से जो तामीर वहाँ पर का काम चल रहा है उसके नाम पर 20% की कोटे की कटौती की बात आती है, तो हम इस बार फिर से पिछले साल की तरह ये चाहेंगे कि हर हाल में हमारा कोटा यथावत बना रहे और 20% हमारा जो कोटा कम करने वाली बात है वो भी PTO से कम हो। मध्य प्रदेश से हज 2014 के लिए 16,586 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, लेकिन हज कोटा कम होने की वजह से इस बार सिर्फ 2,957 आज़मीन हज को ही सफ़र हज की सआदत हासिल हो सकी। बहुत गुस्सा भी है, हमें अफसोस भी है और बहुत ज़्यादा अफसोस है कि हमने बहुत खुशी भरा था फार्म के हम जाएंगे ज़रूर, ज़ियारत करके आएंगे, मगर अल्लाह का हुक्म ही नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि और गवर्नमेंट ने जो कोटा कम करा है, हमें गवर्नमेंट से शिकायत है कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट इतनी बड़ी हुकूमत और इतनी बड़ा मुल्क है, ये ज़्यादा सऊदी गवर्नमेंट से थोड़ा सा अपनी बात मनवा के आने वाले 3 साल के लिए भी हमारा कोई चांस नहीं है। जैसे आप ये बता, रिजर्व कोटा कर दिया 4 साल वाला, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि 4 साल तक हमें सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। हज कोटा कम होने की वजह से मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा वो तो अपनी जगह है। हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें मुक़द्दस सफ़र करने के लिए जिस परवाज़ का इंतज़ाम किया गया, उसने उनके सफ़र के लुत्फ़ का मज़ा ख़राब कर दिया। सिर्फ आज़मीन हज ही नहीं बल्कि उनके अजीज़ों को भी नाकिस एयर सर्विस की वजह से कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। दरमियानी 28 तारीख की रात में आने की थी, ये आज 2 तारीख हो चुकी है, कोई फ्लाइट आने की जरूरत नहीं आई है और हज कमेटी चाहे वो शिवा दाऊद मियाँ के पास गया था, कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है। 30 तारीख को वहाँ से आए हैं मुरैना से और 31 तारीख को सुबह 5:30 बजे फ्लाइट थी, लेकिन यहाँ हम फ्लाइट जैसे ही रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पे गए वहाँ कोई जवाब नहीं मिला। एयरपोर्ट वाले ने कहा कि हज कमेटी का तम्बू लगा हुआ है, वहाँ चले जाओ। वहाँ तम्बू में कोई नहीं था। हम वहाँ 2 दिन हमने वहाँ गुजारे, कुछ खाने पीने की इंतजाम नहीं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों आज़मीन हज की मशक़लात
सिर्फ एक दो नहीं हैं, सिर्फ ग्लोबल टेंडर तक उनकी मशगूलात नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेंडर के बाद जो प्रवाद उनको दी जाती है एयर इंडिया जिससे उनको भेजा गया और जिससे उनकी वापसी हुई, हमें देखते हैं कि कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ा। यही नहीं, उनके जो सामान थे आज तक उससे महरूम हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मुक़द्दस सफ़र काबतुल्लाह की ज़ियारत हर मोमिन का ख्वाब होता है। मुक़द्दस सफ़र के लिए हर शख्स रास्ते की बड़ी से बड़ी सौबतें बर्दाश्त करने को तैयार रहता है। शायद हमारी हुकूमतें आज़मीन हज की इस सआदत को उनकी मजबूरी समझकर उनके सब्र का बार बार इम्तिहान लेती रहती हैं। आज़मीन हज एयर इंडिया की नाक़िस सर्विस से मुश्किलात भरा सफ़र करने के बाद जब काबतुल्लाह की ज़ियारत से सरफराज हुए तो वो अपने सफ़र की मुश्किलात को भूल गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मुक़द्दस सफ़र के बाद उन्हें वतन वापसी के लिए फिर मुश्किलात भरा सफ़र तय करना है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलात सिर्फ मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के साथ पेश आईं, बल्कि इस मुश्किलात से मुल्क के कई रियासतों के हुज्जाम इकराम को गुजरना पड़ा। हुज्जाज इकराम का सफ़र कैसा रहा, आपकी ज़ुबानी सुनिए। अरे खाने में भी यही परेशानी और बिल्डिंग चेंज करने में, सामान इधर उधर ढोया करने में। उसके बाद में एयरपोर्ट पे यहाँ की जगह परेशान कर दिया, पूरे पासपोर्ट ले लिए 700 हाजी के 3 घंटे में दिए, उसके बाद भी पासपोर्ट गुम गए। कपड़े लत्ते बांध दिए कि तुम्हारी कल फ्लाइट जाएगी और हमें 5 दिन पटक रखे। ये परेशानी बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि सबने अपना सामान पैक करके दे दिया था, कपड़े भी नहीं, किसी के पास सारे सामान आ गया था उनका। वो पता चला कि फ्लाइट जो है लेट हो गई है, तो वहाँ से उन लोगों ने होटल में जाके ठहरा दिया था। होटल में भी 2-3 दिन बहुत परेशानी रही। हज 2014 के इख्तिताम के बाद मध्य प्रदेश के हुज्जाज इकराम को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, ऐसी मुश्किलात उसके कब्ल कभी पेश नहीं आई थी। ऐसा नहीं है कि हुज्जाज इकराम की ये मुश्किलात नागहानी थी, बल्कि अगर हुकूमत ने मुल्क के मुसलमानों के मुतालबात पर पहले से गौर किया होता तो मुल्क के हुज्जाज इकराम को इन मुश्किलात से बचाया जा सकता था। मुल्क के मुसलमान एक लंबे अरसे से आज़मीन को सफ़र हज पर भेजने के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ने उनके इस मुतालबे पर आज तक ध्यान नहीं दिया। मुल्क के आज़मीन हुकूमत हिंद की तमाम शराइत को पूरा करने के बाद भी एयर इंडिया की नाक़िस सर्विस से सफ़र पर जाने को मजबूर हैं। इस बार तो एयर इंडिया की परवाजें न सिर्फ कई घंटे लेट गई, बल्कि जब हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, हुज्जाज इकराम को कई घंटे ही नहीं बल्कि कई दिन की ताख़ीर से उन्हें मुल्क वापस लाया गया। आज इन्हें हज को यहाँ से हिंदुस्तान से सऊदी अरब ले जाने के लिए एयर इंडिया की खिदमत ली जाती रही, लेकिन पिछले कई सालों से एयर इंडिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हाजियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और इंतहाई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल हज कमेटी हो, हुकूमत हो, स्टेट हज कमेटियाँ हो, इसको बिल्कुल सरफ़ नज़र किए रहती हैं। उनको सिर्फ अपने काम से, अपनी आमदनी से एयर इंडिया को कैसे माली नुकसानात से उभारा जाए, इसकी फ़िक्र रहती है। हाजियों की परेशानियों को कभी भी तरजीह नहीं दी गई। ये एयर इंडिया फेल हो गई। एयर इंडिया के पास ना अपने जहाज़ हैं, ना अपना स्टाफ है जिनके ज़रिए वो ले जा पाएँ। वो सरकार एयर इंडिया को ज़िंदा रखने के लिए हाजियों के ज़रिए ज़िंदा रखे हुई है। एयर इंडिया पे अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो दूसरे लोगों को दे देते हैं और दूसरे लोगों को जब वो दे दिया जाता है ठेका लेके, तो वो सस्ते सुस्ते लेके दे दिया जाता है। यहाँ पे हाजियों को लूटा जाता है। हज के नाम पर जो मोटा पैसा लिया जाता है, उससे 1/4 पैसे के ऊपर जो दूसरा सस्ता सुंदर टिकाऊ वो कैरियर ले लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हुज्जाज इकराम की मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने काबतुल्लाह की ज़ियारत के बाद वतन वापसी की जब तैयारियां की तो उन्हें ये मालूम न था कि मुक़द्दस सफ़र के बाद वो अपने अजीज़ व अकारिब के लिए जो तोहफ़े लेकर जा रहे हैं, ये उन तक नहीं पहुँचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के हुज्जाज इकराम की कुछ फ़्लाइट्स तो ताख़ीर के बाद इंदौर और भोपाल पहुँची, लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइट्स को गुजरात के अहमदाबाद में लाया गया। वक्त पे तो आई ही नहीं। इंडिया की तो जहाज़ बिल्कुल अपने नज़र में कुछ नहीं है। वो तो अरब के वो आया था 900 आदमी का, उसमें हम लोग आए हैं। फिर आपको कहाँ लेके गए? वो उधर गुजरात में छोड़ दिया, फिर उधर पड़े रहे साहब। यहाँ भी हुज्जाज इकराम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ हुज्जाज इकराम तो अपने अजीजों का सहारा लेकर अपने खर्च से आ गए, लेकिन वो हुज्जाज इकराम जिनके पास पैसे खत्म हो गए थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा।
लंबे इंतजार के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो खाली हाथ। और अभी भी हमको क्लियर नहीं है कि हमको कैसे लेके जाया जाए और हमें इंदौर डायरेक्ट पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। तो अब ये इसकी जवाबदेही कौन, और बड़े बड़े अथॉरिटी जो हैं वो लोग बड़े मतलब यानी अच्छी तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि पैसा हमसे खूब लिया गया है अच्छी तरीके से हम, और वहाँ पर भी उन्होंने हमको खाना जिस हिसाब से दिया वो हमारे 15 रियाल के हिसाब से नहीं था। वो जो तोहफे अपने अजीजों के लिए सऊदी से लेकर चले थे, उन्हें आज तक एयर इंडिया, सूबाई हज कमेटी या मरकजी कमेटी के जरिए नहीं पहुंचाया गया। सामान उसमें ट्रक में ले गए थे, समझ में आई। अच्छा, एक बैग हमारा मिला 3 दिन बाद मिला पूर्ण। एक ये इंतज़ार करते रहे, आज आ रहा कल आ रहा, आज आ रहा कल आ रहा, समझे। ये लड़के जाते थे तो वो कहते थे साहब वो आ रहा है। अब अल्लाह जाने कि वो इंदौर में है या अहमदाबाद में है, गुजरात में कहाँ है। आज़मीन हज को शांति दूत कहा जाता है। ये अमन व शांति का एक पैगाम लेकर मुक़द्दस सफ़र के लिए अपने मुल्क से रवाना होते हैं, लेकिन उनके मुक़द्दस सफ़र की तकमील में जितनी भी एजेंसियां शामिल हैं वो अपने फ़राइज़ को लेकर संजीदा नहीं है। अगर ये एजेंसियां संजीदा होती तो हुज्जाज इकराम को इन मुश्किलात से नहीं गुजरना पड़ता। पहले ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि कांग्रेस की सरकार है मरकज़ में, इस साल तो यहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है और हज कमेटी के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो कुछ दलीलें दी जा रही हैं ये थोती हैं। हाजियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ जो पहले से होता रहा है वो अभी भी जारी है। मरकज़ी हुकूमत हो, सेंट्रल हज कमेटी हो, स्टेट हज कमेटी हो, इन्हें अपने हालात को बेहतर करने के लिए संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। आज़मीन हज के मुक़द्दस सफ़र को लेकर एजेंसियों ने अपने जिस तरह के किरदार का मुज़ाहरा किया है उसको लेकर अब की जांच का भी मुतालबा किया जा रहा है ताकि मुक़द्दस सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की मुश्किलात पर आधारित ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।